फर्स्ट हाफ का आंसर राइटिंग सेशन है जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। फर्स्ट 3 मार्कर है फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी वाज अ पर्शियन पोएट हु केम अलॉन्ग विद महमूद गजनी, ठीक है, इन इंडिया। इनके फेमस काम लिखेंगे। फेमस काम में इनका सबसे बड़ा अच्छा काम है शाहनामा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे ही इज ऑल्सो नोन एज होमर ऑफ द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन जो है 2 बैटल्स हुई है ना। कुछ लोग तीसरी बैटल भी बोलते हैं, लेकिन तीसरी बैटल हमको नहीं मेंशन करना, कोई ज़रूरत की नहीं है। 2 बैटल्स हमको मेंशन करना है, 1191 की और 1192 की, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एक साइड पे आप बैटल्स लिखेंगे। फर्स्ट बैटल, सेकंड इसमें ईयर लिखेंगे। तीसरे इसमें लिखेंगे कि कौन से किन के बीच में फाइट लड़ी गई, और चौथे उसमें लिखेंगे आप कि कौन जीता। और एक पॉइंट नीचे लिखेंगे हल्का सा इम्पैक्ट में लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है, ब्रैकेट में स्लेव डायनेस्टी। क्लियर है? ये चीज़ें आनी चाहिए बैटल्स ऑफ तराइन में। नेक्स्ट है, कभी भी कोई भी बैटल आए तो यू शुड फॉलो दिस फॉर्मेट ओनली। बैटल्स ऑफ पानीपत आ जाए तो टेबल बनाओ, है ना, तीनों बैटल्स के ईयर लिखो, किन के बीच में लड़ी गई, क्या रिजल्ट निकला, और उसके साइड में, क्योंकि बैटल्स ऑफ पानीपत तो अलग अलग थी और सबके अलग अलग इंपैक्ट थे, तो वहीं पे साइड में एक कॉलम बना दो इंपैक्ट का, ठीक है। और अगर ऐसे में अपने को नहीं लग रहा कि ऐसे में हो पाएगी, तो बैटल्स ऑफ पानीपत तो 3 ही है, ठीक है, 3 है तो 3 कॉलम्स में बैटल्स लिख दो। एक पहली बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, नीचे लिखते जाओ फिर कि किसके बीच में कब, ठीक है, क्या रिजल्ट, इम्पैक्ट। क्योंकि अगर उसको अपन हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे टेबल को, तो फिर इम्पैक्ट अपन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि टेबल्स के पेज के लिमिट के बाहर जाएगा। लेकिन अगर आप उसको वर्टिकली अलाइन करेंगे टेबल को, तो आराम से अपन इम्पैक्ट्स और जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन 6 मार्कर में आता तो क्या करते, उसी टेबल को एक्सटेंड करते, ऊपर एक कॉलम और डाल देते कॉजेस, और नीचे एक कॉलम इम्पैक्ट्स, 2-3 कॉजेस लिखते, 2-3 इम्पैक्ट्स लिखते सबके, तो तीनों बैटल्स ऑफ पानीपत एक ही टेबल के अंदर समराइज हो जाती। सेम चीज़ें जो हैं आपको, मैप की जरूरत नहीं है बैटल्स ऑफ पानीपत में, सेम चीज़ें जो हैं आपको जब आप नोट्स बनाओ अपने, तब भी ऐसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, क्योंकि नोट्स में जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन रहेगा 90% ऑफ टाइम सेम रिप्रेजेंटेशन जो है आपकी कॉपी में झलकता है। जो नोट्स में रिप्रेजेंटेशन है वैसे रिप्रेजेंटेशन कॉपी में उतरता है, अलग से कुछ नहीं कर पाते आप, ठीक है। इसलिए नोट्स भी उसी तरह से बनाओ जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रखना हो। खासकर टेबल वाली चीज़ें तो टेबल में होनी चाहिए नोट्स के अंदर भी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वीराज रासो, ठीक है, टेक्स्ट रिटन बाय चंद्र बरदई, ठीक है, पोयम है बेसिकली तो, ठीक है, विच हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन या फिर लाइफ ऑफ पृथ्वीराज, ठीक है। जब चंद्र बरदई लिख रहे हैं उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कोट पोएट ऑफ पृथ्वीराज, ठीक है। आखिरी पॉइंट में लिखेंगे कि ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है या पोयम है ना, एक वैसे तो पोयम ही एक, तो उस पोयम की लैंग्वेज क्या थी, तो दिस पोयम वाज रिटन इन, या दिस वर्क वाज रिटन इन अवधी लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज का तीसरा पॉइंट बना सकते हैं। अब देखो, इसमें अपने पास कंटेंट कम था, तो अपन ने उसी चीज़ को डिवाइड करके 3 पॉइंट्स बना लिया। अगर मेरे पास कंटेंट अच्छा होता तो मैं इन तीनों वर्ड्स को एक ही पॉइंट में लिख सकता था। कैसे? कि अवधी वर्क, है ना, अवधी पोयम रिटन बाय चंद्र बरदई हाईलाइटिंग वर्क लाइफ ऑफ पृथ्वीराज, ठीक है, बस काम खत्म हो जाता है, एक ही पॉइंट में 3 आया, अवधि है, ठीक है। तो इसमें सोर्स में क्या मतलब, सोर्स ऑफ अग्निकुंड थ्योरी ऑफ राजपूत लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी या फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोल सकते हैं। कब से कब तक रूल किया? 1206 से 1210, ठीक है। इसके बाद में नीचे उसके अचीवमेंट्स लिख सकते हैं, एक उस हेडिंग डाल करके 2-3 अचीवमेंट की, क्या इसने बनवाया, तो उसने जो मॉस्क बनवाई, उसने कुतुब मीनार का निर्माण चालू करवाया, ठीक है, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। और उसके नाम लिख सकते हैं, अल्टरनेट नेम दैट इज लाख बख्श। तो ये कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव गुलरुखी इज द पेन नेम ऑफ सिकंदर लोदी, ठीक है। इस नाम से वो कविता इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसमें बेसिकली रेवेन्यूज़ के जो ड्रॉबैक्स थे कि किस तरीके से पुराने रेवेन्यूज़ कलेक्ट किया जा सके, या फिर जो रेवेन्यूज़ में लूप होल्स थे उसको कलेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वी हैव मंगोल इन्वेजन 1398 में तैमूर लंग ने किया था, ठीक है। उस समय पे राजा कौन था उसका नाम हम लिखेंगे, क्या इंपैक्ट पड़ा, फॉल ऑफ तुगलक्स एंड राइज ऑफ सैयद, ये हमको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव तारीख फिरोज शाही, बुक रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। डिटेल्ड अकाउंट है इसमें कहाँ से कहाँ तक, पूरी दिल्ली सल्तनत का लगभग, ठीक है, और बेसिकली डिटेल्ड अबाउट फिरोज शाह रीन। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी की दूसरी किताब और कौन कौन सी है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। देन वी हैव महमूद गजनवी के इन्वेजन्स, उसका अकाउंट हमको देना है, ठीक है। तो सारे इन्वेजन्स तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन कैसे लिखना है वो बता सकते हैं
कि कॉजेस में अपन सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे कि किस वजह से इन्वेड करता था, उस कॉज के साथ अपन स्टार्ट करेंगे कि महमूद गजनी का क्या कॉज था इन्वेड करने का और क्या नेचर था इन्वेजन्स का। ठीक है, तो नेचर था प्लंडर करके वेल्थ यहाँ से लेकर के गजनी लेकर के जाना, ठीक है, और इस्लाम को स्प्रेड करना, ये कॉज थे। ठीक है, इसके साथ इन स्टेटमेंट्स के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपन इन्वेजन्स लिखेंगे, राइट फ्रॉम 1000 AD टिल 1027 AD, जब तक कि उसकी मृत्यु हुई तब तक उसने 17 टाइम्स रेड किया। ठीक है, चाहे तो इसको मैप पे भी प्लॉट कर सकते हैं, चाहे तो इसको क्रोनोलॉजिकली 1000 ईस्वी में कहाँ पर, है ना, 1000 AD में, 1001 AD में कहाँ पर, है ना, 1017 AD में कहाँ पर, इस तरीके से 1025 AD में कहाँ पर। तो मेजर इन्वेजन्स कम से कम 7-8 कम से कम मेंशन करें और एक मैप के ऊपर अगर प्लॉट कर सके तो और अच्छा है कि हाँ यहाँ पर इस समय पर, यहाँ पर इस समय पर। ठीक है, कंक्लूजन में इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़े इसके इन्वेजन के। तो इम्पैक्ट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन नॉर्दर्न इंडिया, है ना, विच वॉज सून फुलफिल्ड बाय मोहम्मद गौरी एंड उसके पहले राजपूत रूलर्स, है ना, जो दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने हमला किया उसकी वजह से दिल्ली, मतलब एक तरीके से दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली पे जो हमला इन्होंने किया या दिल्ली के आसपास के रीजन जो इन्होंने हमला किया वहाँ पर राजपूत रूलर्स को इन्होंने लगभग खत्म किया। ये जो ट्रीपार्टेड स्ट्रगल वाले रूलर्स थे ये लगभग सारे खत्म हो गए और इसकी वजह से वहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया जिसको कि फुल करने के लिए मोहम्मद गौरी जैसे रूलर्स बाद में आए और उन्होंने रूल करना यहाँ पे स्टार्ट किया। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन। ठीक है, तो बलबन साहब ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्यों लेकर के आए थे, इससे स्टार्ट करेंगे कि द आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन वाज टारगेटेड टुवर्ड्स, है ना, रीइंस्टेटमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ सुल्तान प्लस टू सप्रेस द रिवोल्ट्स विद इन तुर्कान चहलगानी जिसका दमन इन्होंने किया था, उसके जो नोबल्स थे वो रिबेल कर रहे थे उनको खत्म करने के लिए, साथ ही साथ मेवातियों के आक्रमण को रोकने के लिए, जो कि मेवाती आक्रमण होते थे, लूटमार चलती थी, उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये 3 अपने कारण उसमें ऊपर देना है। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ द होल एम्पायर, कि किस तरीके से पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखा जा सके एक ही राजा के, एक ही सुल्तान के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के उसके फीचर्स बताएंगे कि क्या क्या इसमें करते थे। भाई साहब तो बहुत रुथलेस पनिशमेंट्स देते थे, है ना, स्किन उधड़वा देना ऊपर से नीचे तक, हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा देना, ठीक है, लटका देना सूली पर। ठीक है, तो ये सब जो है इनके रुथलेस पनिशमेंट की पॉलिसीज थी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ये पड़ा कि तुर्कान चहलगानी खत्म हो गई। ठीक है, तुर्कान चहलगानी खत्म कर पाए। इसके बाद सुल्तान का जो पावर था वो उसको रीइंस्टेट कर पाए कि हाँ सुल्तान जो है वो सुप्रीम पावर होता है, वो अल्लाह का बंदा होता है, अल्लाह का पैगंबर होता है, ठीक है, मैसेंजर होता है। इस तरीके से जो पॉलिसीज थी उसके माध्यम से रीइंस्टेटमेंट हो सका सुल्तान के पावर्स का। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर डाल सकते हैं कंक्लूजन में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तीसरा नहीं लिखा है, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ, हाँ, मतलब स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी की रिलीजियस पॉलिसी पे अपने को कमेंट करना है। तो बेसिकली इस्लाम स्प्रेड तो किया था, लेकिन इस्लामिज्म का स्प्रेड अगर अपन देखें तो वो लिमिटेड था आपके नॉर्दर्न इंडियन रीजन में, सदर्न इंडियन पे उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ा था। तो पहले तो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कहाँ तक इंपैक्ट था। सेकेंड हम बताएंगे कौन कौन से राजाओं के अंतर्गत ज़्यादातर इंपैक्ट पड़ना देखा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर में तो उसने कोई ऐसा पॉलिसी नहीं लेकर के आया कि हम इस्लामिज्म को ज़्यादा प्रीच करते हैं, दो उसने खुद इस्लाम कबूल कर रखा था, खुद मुस्लिम था, लेकिन उसने ऐसा फोर्सफुली किसी के साथ नहीं किया। इल्तुतमिश, बलबन, इन लोगों ने थोड़ा सा उसको मतलब इस्लामिज्म को प्रचार प्रसार ज़्यादा वहाँ पर जोड़ दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय पर अगेन ही वॉज ऑफ सेक्युलर कैरेक्टर, उसने कोई भी हिंदू और मुस्लिम का साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया या फिर कर वर लगाने वाला काम नहीं था। Religious life under slaves and khiljis. स्लीव्स एंड अंडर खिलजीज, ठीक है, तो ये भी सही है ना। हाँ, तो उस समय पर लिखेंगे मुस्लिम्स का इन्वेजन होने की वजह से इस्लामिज्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, पर हिंदुइज्म भी था। ठीक है, एक तरीके से दोनों चीज़ें साथ में कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई चल रही, कोई एग्जिस्ट कर रही थी। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक नई सभ्यता का मतलब एक तरीके से उद्भव हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं गंगा जमुना सभ्यता आज की तारीख की हमारी। धीरे धीरे वो लोग आ रहे थे, हमने इस्लामिक ट्रेडिशंस को अपनाया, इस्लामिक ट्रेडिशंस ने हमको हमारे ट्रेडिशन को अपनाना स्टार्ट ही किया था यहाँ पर बस। लेकिन फिर भी एक बोला तो कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट मतलब कि दोनों मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं दोनों फ्रंट आपस में टकराते रहते थे। जैसे कि आप देखें पृथ्वीराज चौहान और ये हिंदुइज्म की पॉलिसी लेकर के आते थे, बोले कि नहीं ये लोग आएंगे हमारे यहाँ, हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को जो है गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, और किया भी जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब चीज़ें की है हिंदुइज्म को ख़त्म करने के लिए कई बार। ठीक है, मंदिरों को ख़त्म करने का काम भी इस समय पर हुआ। ठीक है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो
आपको पूछा है स्लेव और खिलजीज के अंदर में, तो आप उसमें अलग अलग राजाओं के अंतर्गत लिख सकते हैं कि इन्होंने ये रुख अपनाया, दूसरे लोगों ने सेक्युलर रुख अपनाया। सेक्युलर रुख वालों में अलाउद्दीन खिलजी वॉज कंसिडर्ड एज सेक्युलर, बट दो उसने कुछ कुछ जगहों पर राजपूत राजाओं के खिलाफ हमला जरूर किया, ठीक है। इसके बाद आप देखें इल्तुतमिश, बलबन, ये थोड़े से इंक्लाइंड थे किसकी तरफ, इस्लामिज्म की तरफ, और उन्होंने इस्लाम के लिए काम भी किया। 2 मस्जिदें निर्माण इसी समय पर चालू हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद निर्माण करवाना भी चालू किया यहाँ पर, लेकिन फिर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी ऐसा फोर्सफुल रीइंस्टेटमेंट नहीं दिया, और वो खुद भी मतलब वेलफेयर डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें चाहता था, इसलिए उसको उपाधि भी मिली लाख बख्श सभी लोगों का डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ इस तरीके से मिला जुला आंसर लिखेंगे कि दोनों को एग्जिस्ट करते थे, दोनों रिलीजन्स, ठीक है, दोनों के बीच में ट्रस्ट भी डेवलप हुआ समय समय पर, और कौन से राजा किस समय पर किस तरीके की पॉलिसीज वहाँ पर अपनाते थे ये हम यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही साथ रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस रिचुअल्स कौन से इसमें क्या चलते थे, जैसे नवरोज फेस्टिवल बनाना चालू किया गया था, ठीक है, ऐसे मुस्लिम इस्लामिज्म में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आने के बाद हमको देखने को मिले, ये हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। पॉजिटिव बैकग्राउंड में लिखना है, कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से दोनों नहीं लिखेंगे, अपन न्यूट्रल लिखेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कि कुछ रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने इस्लामिज्म के प्रभाव को यहाँ पर तलवार के बलबूते स्थापित करने की कोशिश करी और कुछ में नहीं। लाइफ क्या थी, तो उस टाइम पे इंडियन जो पब्लिक थी उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए ना, कन्वर्जन हुए, तो दोनों लिखेंगे ना, दोनों कोएग्जिस्ट भी कर रहे थे। कुछ राजाओं ने कन्वर्जन करवाए, कुछ ने नहीं करवाए। अलाउद्दीन खिलजी ने कन्वर्जन नहीं करवाए क्योंकि उसको पूरा बड़ा एम्पायर बनाना था, तो ही ट्राइड टू कंसोलिडेट द एम्पायर, ही कल्चरली यूनाइट रखें, ठीक है, उसने अपने धर्म को थोपा नहीं दूसरों के ऊपर। लेकिन कुछ लोग थे जैसे कि बलबन थे, इल्तुतमिश थे, इन्होंने थोड़ा सा उसको रुथलेसली फॉलो करवाया कि नहीं करना चाहिए, करवाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से अपन लिखेंगे। टेम्पल्स कन्वर्टेड ही था, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत के अंदर में आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लिख सकते हैं आर्किटेक्चर्स क्या क्या बने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या आर्किटेक्चर बनवाया, जैसे कि कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। बलबन ने क्या बनवाया, तो टॉम ऑफ बलबन आप लिख सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा फोर्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने जो आर्किटेक्चर के नाम पर जो उन्होंने टाउन स्टैब्लिश किए, ठीक है। इसके अलावा आपने गाजी मलिक ने कुछ टाउन स्टैब्लिश करे, तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे। सिकंदर लोदी ने टाउन स्टैब्लिश किया, तो ये टाउन्स जो स्टैब्लिश हुए आर्किटेक्चर के अंदर, सारे के सारे फोर्ट्स जो बने, ये सब अपने को पहले एक टेबल फॉर्म में या फिर एक गोला बना करके लिख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर हुई है। इसके बाद सेकेंड वाले कॉलम में अपन लिखेंगे फीचर्स क्या क्या थे। तो फीचर्स में आप देखिए कि टॉम इंट्रोडक्स हुआ, आर्च बड़े बड़े जो बनना चालू हुए यहीं से बनना चालू हुए, है ना। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की शुरुआत हम यहीं से मानते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि डेकोरेशंस जो हैं ये फ्लावर्स को, एनिमल्स को यूज़ करके वॉल्स को और ब्रिक्स को डेकोरेट करते थे उस समय की। इसके बाद में अगर आप देखें तो मॉर्टर एंड स्टोन, मतलब कि एक तो मॉर्टर और कंक्रीट यूज करना चालू किया, और रेड सैंडस्टोन बेसिकली यूज हुआ क्योंकि जिस जगह पर रह रहे थे वो रेड सैंडस्टोन वाली जगह ही है, तो लाल पत्थर का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर वेर ऑल्सो बिल्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स, मतलब हिंदुइज्म के जो टेम्पल्स थे, पुराने जो फोर्ट्स थे, उन्हीं के रिमेन्स के ऊपर इन्होंने अपने अपने जो ये चीजें हैं क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर ने खड़े किए। जैसे कि एक वो मस्जिद थी ना, आधा दिन का झोपड़ा, वो किसी समय पर एक सरस्वती टेम्पल हुआ करता था, तो ये चीजें उन्होंने किया है। तो इस तरीके से फीचर्स हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट लिख सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है आर्किटेक्चर का। इम्पैक्ट नहीं भी लिखेंगे तो कंक्लूजन देने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, इतना कंटेंट ऊपर दे चुके हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या क्या थे और उनके फीचर्स क्या क्या थे, 2 हेडिंग में बांट के आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। 15 मार्कर है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन राजा था, राजा के नीचे सेनापति थे, ये सब चीज़ें अपन लिखेंगे। इसके बाद में आप डिपार्टमेंट्स बता सकते हो कौन कौन से डिपार्टमेंट, जैसे दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तकराज, दीवाने आपका अमीर कोही, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद में आप बताएंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आप बताइए कि एम्पायर को कौन रूल करता था प्रोविंसेस के अंदर में, जैसे इक्ताज में डिवाइड किया गया तो इक्तादारी सिस्टम बताएंगे अपन पूरा यहाँ पर, ठीक है। किंग के हिसाब से डिवाइड नहीं, जरूरत नहीं है, पूरा एक जैसा ही बता पाएंगे। किंग के हिसाब से अलग अलग नहीं बता सकते। ये इसमें चहलगानी थी, उधर फिर बलबन ने हटा दिया। लिख सकते हैं चहलगानी सिस्टम, बाद में उसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अंटिल बलबन इट वाज देयर, आफ्टर दैट इट वाज नॉट देयर। तो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा यूनिफॉर्मिटी तो नहीं बोल सकते कि सबके इसमें यूनिफॉर्म था, लेकिन जब हमको दिल्ली सल्तनत का पूरा पूछा और अगर हम हर एक राजा के अंदर का लिखने जाएंगे तो 10-12 पेज बढ़ जाएंगे और अपने पास इतने पॉइंट्स भी नहीं होंगे कि हर एक राजा के अंदर लिख सकें, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक साथ स्टैब्लिश भी नहीं हुए थे, ठीक है। तो हम तो फाइनल क्रक्स लिखेंगे, फाइनली हमने ये देखा,
ठीक है। इक्तादारी सिस्टम थी, कब तक थी? इल्तुतमिश के और बलबन के टाइम तक थी। इल्तुतमिश स्टार्ट हुई, बलबन तक थी, बलबन के बाद में हट गई पूरी। कब तक किसने हटाई? अलाउद्दीन खिलजी ने हटा दी, उसके बाद नहीं बनी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे, इक्तादारी सिस्टम लिखना पड़ेगा क्योंकि इट वाज अ फीचर ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी, मार्केट रिफॉर्म्स लिखने पड़ेंगे कि हाँ ये मार्केट की व्यवस्था इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई। तो कुल मिलाकर एक क्रक्स ये है कि दिल्ली सल्तनत का अगर पूछा तो पूरे के पूरे कोर्स में जो चीज़ ऐड हुई, जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हुई, सब अपने को वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, मतलब सब चीज़ को अकाउंट में लेकर के लिखना पड़ेगा। जितने शब्द हम देखते हैं हर एक राजा के अंतर्गत, वो सारे शब्द लगभग कीवर्ड्स हैं, वो आने चाहिए डिपार्टमेंट्स के और ऑफिसर्स के, ठीक है। इसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख सकते हैं और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख सकते हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, जैसे कि सिहालदार था, ठीक है, उसके ऊपर में फिर अमीर थे, खान थे, फिर सुल्तान आता था। तो ऐसे छह चीज का पिरामिड बनेगा, कितने सोल्जर्स के ऊपर कौन कौन लोग थे, ठीक है। तो रेवेन्यू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे। इसके बाद में वी हैव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो चारों टाइप के टैक्स बताना है, खम्स, खराज, ठीक है, ये सब टैक्स आप बता सकते हैं कि कौन सा टैक्स किसने, अब ये थोड़ी ना बताएंगे किसने लगाया किसने हटाया। क्यों नहीं है? 15 मार्कर है, 15 मार्कर है ना, तो उसके बाद तो सब पिरामिड बना के दिखा देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, लिखा हुआ है हमारे पास 3 पेज में, वी हैव इन 3 पेज, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, दैट इज मिलिट्री एंड मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये रिफॉर्म्स क्यों लेकर के आए, नीड क्या थी। इंट्रोडक्शन देने के बाद नीड बताएंगे, तो नीड लिखेंगे, नीड दोनों की अलग अलग बताएंगे, मिलिट्री रिफॉर्म की नीड्स अलग है ना, और मार्केट रिफॉर्म्स की नीड्स अलग। मिलिट्री रिफॉर्म की नीड्स बताएंगे कि हाँ इसको एक सिकंदर सहानी बनना था, इसलिए इसको बड़ी आर्मी चाहिए थी, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी चाहिए थी, फाइट करना था, लोगों के ऊपर इन्वेट करना था, इसलिए इसको मिलिट्री रिफॉर्म्स करना पड़ा, ठीक है। दूसरी चीज करप्शन था आर्मी के अंदर की, आता रिक्रूट कौन होता था और भेजा किसी और को जाता था, घोड़ा कोई और रिक्रूट किया, घोड़े की जगह खच्चर भेज दिया, ये ज़रूरतें थी, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म की ज़रूरत क्या थी? मार्केट रिफॉर्म की ज़रूरत थी कि कम कैश में ज़्यादा बड़ी आर्मी मेंटेन की जा सके। सेकंड मार्केट रिफॉर्म की ज़रूरत ये थी कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, पब्लिक वेलफेयर किया जा सके, ठीक है। इसके बाद इसके साथ में हम और चीज़ लिख सकते हैं कि मार्केट रिफॉर्म्स की जो ज़रूरतें हैं दो अलग अलग व्यक्तियों ने दो अलग अलग तरीके से बताई। जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने जब बताई तो उसने बोला कि बड़ी आर्मी मेंटेन करने के लिए मार्केट रिफॉर्म किया गया था ताकि सोल्जर्स को कम कैश देना पड़े और उस कम कैश के साथ में वो ज़्यादा मटेरियल खरीद पाए, तो उसको कैश की डिमांड ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि मार्केट कंट्रोल उसने कर रखा था, ठीक है। लेकिन अमीर खुसरो साहब का कहना उस समय पर यह है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ उसने की थी, है ना। दो अमीर खुसरो को कहना लाजमी था क्योंकि अमीर खुसरो उसके अंदर में था, तो उसको तारीफ करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी के समय पर मर चुका था तो वो बुराई कर सकता था। कुल मिलाकर के बात यह है, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से हम नीड्स लिखेंगे कि इस जरूरतों के साथ। उसके बाद में रिफॉर्म्स लिखेंगे, मार्केट रिफॉर्म 1 पेज, मिलिट्री रिफॉर्म 1 पेज कि क्या क्या किए, ठीक है। जैसे मार्केट में 3 तरह की मंडियां, मतलब मार्केट्स बनाए, 3 अलग अलग, मंडी अलग है ना, सराय आदल अलग, और उसके बाद क्लॉथ और स्लीव मार्केट्स अलग, ठीक है। वो सब अलग अलग तीनों और मार्केट्स अलग अलग उसने बना दिया, है ना। उसके बाद में ऑफिसर्स अपॉइंट करे, जैसे सेनाई मंडी अपॉइंट करा, एक एस्पियोनेज सिस्टम लगाया, बरीद और मुंसिफ, ठीक है, मुरीद है मुंसिफ है मुनियान, ठीक है, मुनियान, तो ये उसने इस्टेब्लिश किया। इसके बाद उसके फीचर्स लिखेंगे नीचे कि क्या थे। एक तो पहले चीज तो मार्केट का प्राइस कंट्रोल करता था, रैशनिंग ऑफ ग्रेन्स करते थे, रैशनिंग ऑफ सब चीज़ों की, मार्केट प्राइस एडमिनिस्टर करता था, प्राइस स्टेबल रखते थे। सेकेंड चीज, मार्केट में है ना अगर कुछ चीज़ गलत चल रही है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया जाता था, ठीक है। तीसरी चीज, स्पाई सिस्टम के थ्रू पूरी खबर जो है सुल्तान खुद रखता था, ठीक है। ये लिखने के बाद में अगर आप चाहो और अगर क्वेश्चन का कीवर्ड बदल दिया जाए, इवैल्यूएट आ जाए, ठीक है, तो इवैल्यूएट अगर क्वेश्चन का कीवर्ड आए और खाली अपने को मार्केट रिफॉर्म को इवैल्यूएट करना, तो वही डिस्कस कर देता हूं कि जब इवैल्यूएशन करना पड़े तो आपको उसके नीचे ये सब मार्केट रिफॉर्म समझाने के बाद उसका इवैल्यूएशन देना कि पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव क्या था। पॉजिटिव आप बता सकते हो कि सुल्तान के लिए पॉजिटिव क्या था, जो अपने जरूरतों में ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो सब चीजें उसके लिए पॉजिटिव रही, कि प्राइस स्टेबल रहा, पब्लिक को कम परेशान होना पड़ा, पब्लिक खुशहाल रही, साथ ही साथ बड़ी आर्मी मेंटेन कर पाया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव्स क्या फिर हम बोले तो उसका लिमिटेशंस क्या थे? लिमिटेशंस ये थे कि बहुत सारे हिस्टोरिकल राइटर्स ये बताते हैं कि खाली वो जो सिस्टम था दिल्ली के आसपास ही सही चल पाया, लेकिन दिल्ली के अलावा दूसरे जो मार्केट्स थे वहां तक सुल्तान की ये सारी पकड़ नहीं थी, क्योंकि उस समय पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं थी कि सुल्तान तक हर खबर पहुंचाई जा सके। और करप्ट ऑफिसर्स तो सब समय पर हुए, आज भी थे, पहले भी थे। वो तो कुटिल्ले खुद ही बोल गए कि करप्शन इज लाइक की हनी ऑन द टंग एंड यू डू नॉट हैविंग टेस्ट ऑफ हनी। तो इस तरीके का करप्शन है हमारे यहाँ की। करप्शन तो हर व्यक्ति करेगा ही करेगा, ये इस तरीके का स्टेटमेंट जब कौटिल्य बोल गए तो यहाँ पर भी होता ही था। इसलिए दूर दराज के इलाकों में ये सिस्टम लागू नहीं हो पाया। सेकंड है ना, जो
पनिशमेंट ये देता था, उसकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्ट होता था। ट्रेड जो है एक तरीके से एडमिनिस्टर कर रहा है मार्केट को, मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो लोग जो व्यापारी चाहेंगे करना वो करते नहीं थे, इसलिए व्यापार को थोड़ा सा नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ा और बहुत सारे व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पर नेगेटिव साबित होती है, लिमिटेशन के तौर पर साबित होती है। चलो अपन वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड पेज पे अपने को लिखने हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स। ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म्स की जरूरत हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले ही स्टार्टिंग में। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स हेडिंग डाल करके अपन क्या डालेंगे, कौन कौन से रिफॉर्म्स इन्होंने लिए। तो रिफॉर्म्स में इन्होंने बताया सबसे पहले तो स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट, पहली बार स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट दिल्ली सल्तनत में लेकर के ये आए। ठीक है, सेकंड ये लेकर के आए दाग और हुलिया प्रथा। दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस और हुलिया प्रथा मतलब जो चेहरा है, या फिर अपन बोले कि जो स्पेसिफिक रोल्स ऑफ सोल्जर्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है। होता क्या था पहले कि रिक्रूटमेंट मेरा हुआ है आर्मी के अंदर, मैं भेज देता मेरे पिताजी को कि हाँ तुम चले जाओ यार रिक्रूटमेंट, क्योंकि सुल्तान मार देगा अगर नहीं गए तो, क्योंकि नाम तो अटेंडेंस होती थी, फोटोग्राफी तो होती नहीं थी कि यार ये फोटो या आइडेंटिटी कार्ड, मेरा फोटो ले लिया, रिक्रूट मेरे को किया, बोले तू अच्छा है, तेरे हिसाब से सैलरी तय कर दी कि हाँ इसको रिक्रूट कर सकते हैं, जंग का टाइम आया तो भेज किसी और को दिया कि तू चले जा भाई। ऐसा ही होता था घोड़े के साथ भी, कि घोड़ा रिक्रूट कराया 6 फीट का 7 फीट का और भेजा खच्चर। ठीक है, तो वो बोलता है ऐसे तो आर्मी कमजोर हो जाएगी, तो इसने सिस्टम लेकर के आया कि सारे जितने सोल्जर्स होंगे उनका चेहरा लिखा जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति का नाम ये है, इसका चेहरे पे ये निशान है, ये बर्थ मार्क है, इसके कान ऐसे हैं, इसकी नाक ऐसी है, ताकि उसको पहचाना जा सके कि हाँ ये गोरा था, ये काला था, तब वो आए और अगर गलत पाया जाए तो फिर सुल्तान उसकी खाल खींच के ताक दे। ठीक है, घोड़ा की भी पहचान लगाते थे कि हाँ ये मोहर लग गई, अब ये सल्तनत का घोड़ा है, ये अगर यही आएगा, ये नहीं आएगा तो फिर तू भी नहीं आएगा, है ना, दुनिया के अंदर सीधा है। ठीक है, तो ऐसा दाग और हुलिया पता लेकर के आए। इसके बाद में भाई साहब ने एक और चीज करी, इक्तादारी सिस्टम खत्म करके कैश पेमेंट देना चालू किया। ठीक है, कैश पेमेंट देना चालू इन्होंने इस समय से किया। ठीक है, इसके अलावा एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया जो रिक्रूटमेंट करता था आर्मी के लिए। पहले रिक्रूटमेंट का कोई कॉलम नहीं था, क्योंकि इक्तादार खुद रिक्रूटमेंट करके लेके आता था, लेकिन इक्तादारी सिस्टम खत्म हो गई है तो इसको खुद को रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा आर्मी के अंदर। इसलिए रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया, जिसको आर्मी डिपार्टमेंट बोलते थे। नाम मैं बोल रहा हूँ शायद दीवाने अरीस अर्ज। ठीक है, तो इस तरह का डिपार्टमेंट एक यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ। मिलिट्री डिपार्टमेंट एक स्टैब्लिश इसके समय पर हुआ है, जे मेरे को ये पता है, पर बाकी उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो इम्प्रूव लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में आखिरी इसका, ये तो 3 चीज हो गई। इसके बाद आखिरी इसमें एक पेज पे हम लिखेंगे इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स पूरे बताएंगे कि मार्केट रिफॉर्म के इम्पैक्ट क्या पड़े और मिलिट्री रिफॉर्म के इम्पैक्ट क्या पड़े। तो मिलिट्री रिफॉर्म के इम्पैक्ट है कि स्ट्रांग मिलिट्री होने के कारण ये जो है बहुत सारे एक्सपीडिशंस कर पाया, बहुत सारी जगह पर इसने कब्जा कर पाया, एक्सपांशन कर पाया एम्पायर का। मार्केट रिफॉर्म का इम्पैक्ट ये है कि मार्केट रिफॉर्म कम होने की वजह से, मार्केट प्राइसेस कम होने की वजह से बड़ी आर्मी मेंटेन कर पाया। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चल रहे थे, मतलब दोनों ही पॉलिसीज कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड और एक दूसरे को मतलब पूरा करने के लिए ही चालू की गई थी। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलो डन, थैंक यू।